आज हम 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में इंडिया के हिसाब से देखेंगे कि 1857 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसको नोट्स के जरिए हम पढ़ेंगे। सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। इनको बनाया गया था 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पॉम्पस्टन तथा भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात याद रखने की है भाई। 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया जी और वहाँ के प्रधानमंत्री थे पॉम्पस्टन और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो कंपनी की तरफ से थे उस समय। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर यानी कानपुर में तैयार की गई, और जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। यानी 1857 का जो रेवोल्यूशन था, इसकी जो योजना थी वो बिठूर यानी कानपुर में बनाई गई थी भाई। दोनों ने बैठ के, जैसे नाना साहब है इन्होंने और अजीमुल्ला है इन्होंने बैठ के उस योजना को बनाया था। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। वहाँ लंदन गए और वहाँ रह रहे जितने भी भारतीय हैं उनसे भी कहा भाई 1857 का रेवोल्यूशन हम करना चाहते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग उन्होंने किया था। मतलब कमल का फूल एक होता है और रोटी, ये एक दूसरे गांवों को मतलब दिया जा रहा था कि भाई हम विद्रोह की चिंगारी को हमें आगे बढ़ाना है, विद्रोह को आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं इसका 1857 के विद्रोह का स्वरूप। और 1857 में जो विद्रोही थे वो हरे रंग के झंडे का प्रयोग कर रहे थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। यानी कई सारे ब्रिटिश साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि भाई ये कोई विद्रोह नहीं था कंट्री का, ये केवल एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने कुछ ने विद्रोह कर दिया था। या फिर वो ये कहते हैं ज़्यादातर कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था और ये धर्मांधकों का या ईसाई का विरोध था। वो बस यही मानते हैं, वो इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे। सावरकर साहब ने पहली बार बोला था कि भाई ये स्वतंत्रता संग्राम था। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। अधिकांश भारतीय तो यही मानते हैं कि भाई ये भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसके द्वारा हमने स्वतंत्रता की मांग की या हमने आजाद होना चाहा। अब इसके आगे के नोट्स देख लेते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत के से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। मतलब ये एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, इतना बड़ा नहीं था आंदोलन। यानी ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ था, साउथ इंडिया में इतना नहीं हुआ था। पर फिर भी इसको ये एक राष्ट्रीय भावना को रिप्रेजेंट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हो गया था, इसलिए इसे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हम पहला प्रयास मान सकते हैं इसको। उसके बाद में देखते हैं राजनीतिक कारण। इसके कारण क्या थे भाई? 1857 रेवोल्यूशन के रीजन क्या थे? राजनीतिक कारण देखते हैं। मुगल सम्राटों के अधिकारों का हास। मुगल सम्राट जितने भी थे उनके अधिकार अंग्रेजों द्वारा छीन लिए गए, उनके अधिकारों का या तो हास कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह, देखो वाजिद अली शाह अवध के शासक थे। जस्ट 1857 से एक साल पहले मुगल थे उन्होंने मुगल जो थे वो तो कमजोर हो ही चुके थे। अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को देखना आगे पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया भाई, वहाँ पे कुप्रशासन बहुत ज्यादा है। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। उनको कहा भाई आप कलकत्ता में रह सकते हो, बाकी आपका प्रशासन अब आज से हम संभालेंगे। अवध की जमीन जो है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए वाजिद अली शाह को उन्होंने निकाल दिया। ये राजनीतिक कारणों में शामिल है। आगे देखते हैं और भी है कई कारण। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी कि जो भी भारतीय नरेश जिनके कोई बेटा या बेटी नहीं है वो किसी दूसरे से गोद नहीं ले सकते, उस पुत्र को राजा नहीं बना सकते। अगर उनके पुत्र वगैरह नहीं है तो उनको जो भी है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उनका प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य संभालेगा। राज्यों को हड़प लिया गया इस प्रकार। मतलब ऐसे ऐसे नियम बनाए गए कि मतलब कोई उनका सेंस नहीं था। जैसे सतारा है, संबलपुर है, जेतपुर है, बागात है, झांसी है, उदयपुर है, इन सारे स्टेट के लिए उन्होंने क्या रूल बनाया। जैसे झांसी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फेमस हमें पढ़ते हैं कि उन्होंने लड़ाई की थी, तो ये सतारा जो है उसको भी इसी तरह उन्होंने कब्जे में ले लिया, संबलपुर को भी इसी तरह, जेतपुर को भी इसी तरह, बागात को भी इसी तरह, झांसी को भी इसी तरह, उदयपुर को भी इसी तरह। नाना साहब जो थे कानपुर में थे उनकी उन्होंने पेंशन भी बंद कर दी। पहले उन्हें कहा था कि भाई हम आपको पेंशन देंगे, आप आराम से बैठिए, हम आपका प्रशासन चलाएंगे, बाद में पेंशन भी उन्होंने बंद कर दी। इस प्रकार कई सारे रीजन हुए। आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का, देखो भू राजस्व नीति भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी अंग्रेजों की। वो कंडीशन को बिल्कुल नहीं देखते थे, वो तो बस अपना जो भी है प्रॉफिट उसको ही देखते थे। तो भू राजस्व की जो स्थिति थी, अत्यधिक शोषण हुआ उससे, और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल महामारी पैदा हुई जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। यानी अकाल की स्थिति ऐसे पैदा हुई, मान लो कहीं पे अनाज ना हो फिर भी उनको लगान पूरा चुकाना पड़ेगा, ये स्थिति वो समझते नहीं थे। तो इस वजह से अंग्रेजों की इन नीतियों की वजह से कई लोगों ने कृषि छोड़ दी, कई लोग मतलब मारे गए, क्योंकि ना उन्हें टैक्स तो पूरा देना पड़ता था पर चाहे उनकी फसल हो या ना हो। अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। मतलब वो यू पुअर इंडियंस ऐसे करके वगैरह बोलते थे और उनको दूर रखने की अपने से कोशिश करते थे, क्योंकि वो वाइट थे, ये इंडियन ब्लैक लोग थे, तो अंग्रेज लोग उनका अपमान भी करते थे। ये भी कारण था कि लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत के अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। एक एडवर्ड था, उसने अपना मत भी रखा था कि भाई हम भारत पे अधिकार क्यों करना चाहते थे, हम भारत के पूरे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार भी कुछ व्यूवर फैला था कि भाई ये लोग सबको ईसाई बना देंगे। 1850 ईस्वी में लैक्स लॉकी कानून यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा कानून जिसके अंदर जो ईसाई बनेगा उसे ही अपने पिताजी की संपत्ति का अधिकार है। तो ये तो सीधे तरीके से जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, उन पर आघात था। सैनिक कारण देखते हैं। सैनिक भी कई सारे कारण थे कि 1857 में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था।
सैनिक कारण भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय मतलब भारतीय सेना में इतने 2,38,000 के समथिंग भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, मतलब 45,000 यूरोपीय थे, इतने भारतीय थे, जिनमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी, मतलब उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। इनको जो 2,38,000 सैनिक थे भारतीय, उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, 45,000 को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। उससे भी कई भारतीय सैनिक परेशान थे। आगे देखते हैं। 1854 ईस्वी को डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई, मतलब एक डाक नियम भी पारित किया गया। उसमें जो निःशुल्क सेवा मिलती थी वहाँ के लोगों को, वो निःशुल्क सेवा भी बंद कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी पारित किया गया, जिसमें सैनिकों में असंतोष फैला, मतलब 1856 का अधिनियम पारित किया गया कैनिंग सरकार द्वारा, तो उससे भी असंतोष फैला। ये डाक सुविधा वाला भी एक कारण था कि पहले निःशुल्क डाक इधर उधर भेजी जाती थी, फिर वो डाक के भी पैसे लगने लगे उनके, तो सिपाहियों द्वारा ये। अब तत्कालिक कारण देखते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि विद्रोह भड़क उठा। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड जो बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, मतलब ब्राउन बेस्ड जो उनकी पहले वो ओल्ड इस्तेमाल करते थे, उसकी बजाय अब न्यू एनफील्ड राइफल का उनको प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी हुई थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। जिसे कारतूस जो थे उनको दांत से काटना पड़ता था, काटने के बाद उनसे उनको लगाना पड़ता था, तो ये उसमें नई चीज़ करनी पड़ती थी। ये 1856 की घटना है। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, और बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में भी बदल गया, मतलब कि ये अफवाह फैली बंगाल के अंदर कि भाई कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। अब गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और सुअर जो होता है वो मुसलमानों के लिए एक तरीके से बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों समुदायों में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई कि भाई ये अंग्रेज हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर देंगे। आगे इन्होंने बहुत सारे नियम लगा रखे हैं, और देखते हैं तत्कालिक कारण में क्या आता है। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम में सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो दमदम थे, दमदम के अंदर जो सैनिक थे, उन्होंने बोल दिया भाई हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आप हमारे लिए कोई दूसरे लेके आइए। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे, बैरकपुर जो है वो बंगाल में ही आता है, 34वीं रेजिमेंट के थे ये सिपाही। 28 मार्च को 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग विरोध में आगे आए, और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, मतलब उन्होंने लेफ्टिनेंट जो वहाँ खड़े थे उनकी गोली मारकर भी हत्या कर दी, और उन्होंने कहा भाई मैं नहीं काटूंगा इसे। तथा सार्जेंट यूरिनसन को गोली मारकर घायल कर दिया, यानी 2 दिनों पे उसने गोलियां चलाई थी, यूरिनसन सार्जेंट पे, और लेफ्टिनेंट जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट थे बाग, उनकी तो गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, और यही विद्रोह में बदल गया, मतलब उसको जैसे ही फांसी दी गई वैसे ही वो विद्रोह में बदल गया था। इस प्रकार ये कुछ मैंने बताया। इसके रीजन क्या थे, आर्थिक रीजन क्या थे, धार्मिक रीजन क्या थे, तत्कालिक रीजन क्या थे। तत्कालिक रीजन में तो गाय और सुअर की चर्बी वाला ही आता है, और 28 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट है वो एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया, प्लस इन पे हमला किया, और फिर उसे फांसी दी गई। इस प्रकार ये सारा विद्रोह फैल गया था। आई होप आपको काफी कुछ इसके कारण के बारे में समझ में आया होगा। हम आगे के लेक्चर में और भी देखेंगे इसमें। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।